इकोनॉमी की मशीन कैसे चलती है। हमने जब व्यूअर्स को बोला कि एक यूट्यूब वीडियो है हाउ इकोनॉमिक मशीन वर्क्स, उसे सुन लेंगे तो आपको पूरी इकोनॉमी की मशीन समझ आ जाएगी। बट फिर आप में से बहुत से लोगों ने कहा कि वो वीडियो डिफ़िकल्ट इंग्लिश में है, इसीलिए इस वीडियो में उनसे इंस्पिरेशन लेकर सब कुछ और हमारा तड़का लगाकर ये वीडियो हम सिंप्लीफाइड हिंदी लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। सो थैंक यू टू द ओरिजिनल क्रिएटर एक्सपर्ट मिस्टर रे डालियो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इकोनॉमी की मशीन पूरी तरीके से कैसे चलती है। हाय, आई एम प्रियांशी सिख जी, वेलकम टू आवर चैनल। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड मनी रिलेटेड वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब टू इंदिरा सिक्योरिटीज। इकोनॉमी एक सिंपल सी मशीन की तरह चलती है, पर बहुत से लोग ये बात समझते नहीं है और इसी वजह से सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की उत्पत्ति होती है। इकोनॉमी चाहे डिफ़िकल्ट लगे बट वो कुछ ट्रांजैक्शन से बनी हुई है, ट्रांजैक्शन जो बार बार हर बार रिपीट हो रहे हैं, और ये ट्रांजैक्शन हमारे नेचर या बिहेवियर से बनते हैं। और उनसे तीन चीज़ें होती है जिसकी वजह से इकोनॉमी चलती है। नंबर 1 प्रोडक्टिविटी, नंबर 2 शॉर्ट टर्म डेट साइकिल, नंबर 3 लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। अगर इन तीनों को जीडीपी टू टाइम ग्राफ पर प्लॉट किया जाए तो हमारे सामने एक टेम्पलेट बनकर आएगा जिससे हम इकोनॉमी को ट्रैक कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि अभी क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या चलेगा और कितनी रिस्क हमें लेनी चाहिए और कितनी रिस्क हमें नहीं लेनी चाहिए। चलो सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को समझ लेते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस का एडिशन ही इकोनॉमी है। ट्रांजैक्शंस हम हर समय करते हैं। हर बार जब भी हम कुछ खरीदते हैं हम एक ट्रांजैक्शन करते हैं। हर बार हम जब खरीदते हैं गुड्स या सर्विस या फाइनेंशियल एसेट्स, कैश या उधार के बदले। अच्छा, एक चीज़ है, इस वीडियो में क्रेडिट, डेट, उधार बार बार रिपीट होगा, तीनों का मतलब एक ही है। क्रेडिट स्पेंड या उधार इज जस्ट लाइक मनी स्पेंड इन इकोनॉमिक मशीन। सो टोटल स्पेंडिंग का इक्वल है मनी स्पेंड या क्रेडिट क्रिएटेड, और ये टोटल स्पेंडिंग ही इकोनॉमी को ड्राइव करती है। टोटल स्पेंडिंग को अगर टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा प्राइस। हमें इससे प्राइस पता चलेगा, एंड यही एक ट्रांजैक्शन है। ये एक पहला फाउंडेशन है इकोनॉमी की बिल्डिंग या मशीन का। सारे इकोनॉमिक साइकिल्स, स्विंग्स, कर्व्स या इकोनॉमिक फोर्सेस इन्हीं ट्रांजैक्शन की वजह से है। इसीलिए अगर हम ट्रांजैक्शंस को समझ गए हैं तो हम इकोनॉमी को भी समझ गए हैं। अब एक मार्केट बनता है सारे बायर्स और सारे सेलर्स के सेम टाइम के सारे ट्रांजैक्शंस से। एग्जाम्पल, व्हीट मार्केट, कार मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑयल मार्केट, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इकोनॉमी बोले तो सारे ट्रांजैक्शन सारे मार्केट में। अगर आप टोटल स्पेंडिंग और टोटल क्वांटिटी को ऐड करेंगे तो यही सब कुछ है एक इकोनॉमी को समझने के लिए। पीपल, बिजनेस, बैंक, गवर्नमेंट सारे लोग ही ट्रांजैक्शन करते हैं। हमने ट्रांजैक्शन को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। गुड, सर्विस या फाइनेंशियल एसेट्स के एक्सचेंज में मनी या क्रेडिट, वही एक ट्रांजैक्शन है। सबसे बड़े बायर एंड सेलर गवर्नमेंट है, जिनके दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है। गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है और मनी स्पेंड करती है, एंड सेकेंड पार्ट है आरबीआई, जो थोड़ी डिफरेंट है दूसरे बायर सेलर से, क्योंकि ये कंट्रोल करती है हम कितना मनी एंड क्रेडिट स्पेंड करेंगे। वो कैसे? दो चीज़ों में छेड़छाड़ करके। फर्स्ट इंटरेस्ट रेट में, सेकेंड मनी की प्रिंटिंग में। और इस रीज़न से आरबीआई एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है कि इकोनॉमी में कितना क्रेडिट रहेगा। पे अटेंशन, मैंने बोला कितना क्रेडिट रहेगा। क्रेडिट बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, पर बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट है, प्लस बहुत रिस्की है। अभी हमने बायर सेलर को समझ लिया है, जैसे वो मार्केट में जाकर गुड एक्सचेंज करता है कैश के बदले, वैसे ही होते हैं लेंडर्स एंड बोरोवर्स। लेंडर्स वो है जो पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं, इसीलिए इंटरेस्ट के बदले पैसा लेंड करते हैं। वही बोरोवर वो है जो खुद खरीदना चाहते हैं पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उधार यानी कि क्रेडिट लेते हैं, जैसे कि घर, कार या स्टार्टअप के लिए उधार। और क्रेडिट हेल्प करता है लेंडर और बोरोवर दोनों को ही उनको जो चाहिए उसमें। बोरोवर प्रॉमिस करता है कि वो फ्यूचर में पे कर देगा,
प्रिंसिपल यानी कि मूलधन का प्लस ब्याज का, दैट इज इंटरेस्ट का। जब आरबीआई इंटरेस्ट हाई कर देती है, बोरोइंग कम हो जाती है क्योंकि पैसा बोरो करना महंगा हो जाता है। जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, बोरोइंग इंक्रीज हो जाती है क्योंकि पैसा लेना चीप हो जाता है। जब बोरोवर प्रॉमिस करता है रीपे करना और लेंडर बिलीव करता है तो क्रेडिट क्रिएट हो जाता है। कोई भी दो लोग मिलकर ये क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं ऐसे ही हवा में। ये इतना सिंपल नहीं है बिकॉज इसके बहुत से नाम हैं। जैसे ही क्रेडिट क्रिएट होता है वो आपके लिए डेट बन जाता है। डेट लेंडर के लिए असेट है और बोरोवर के लिए लाइबिलिटी। जब फ्यूचर में बोरोवर लोन प्लस इंटरेस्ट रीपे कर देता है, असेट लाइबिलिटी डिसअपीयर हो जाती है और ट्रांजैक्शन सेटल हो जाता है। तो ये क्रेडिट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब एक बोरोवर पैसा लेता है क्रेडिट पर, उससे उसकी स्पेंडिंग पावर बढ़ती है। एंड याद है ना, स्पेंडिंग से इकोनॉमी चलती है क्योंकि एक पर्सन की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम है। देखो, हर एक रुपए जो आप लगाते हैं वो किसी और के लिए इनकम है और हर एक रुपए जो आप कमाते हैं वो किसी और के लिए खर्चा है। सो जब तुम ज़्यादा स्पेंड करते हो, कोई और अर्न ज़्यादा करता है। अब जब कोई और की इनकम बढ़ जाएगी तब वो लेंड ज़्यादा करेंगे, क्रेडिट ज़्यादा बनेगा क्योंकि अब उनकी कैपेबिलिटी ऑफ लेंडिंग बढ़ गई है और इससे एक बोरोवर क्रेडिट वर्दी बनता है। एक क्रेडिट वर्दी बोरोवर के पास दो चीज़ होती है। फर्स्ट, रीपे करने की ताकत क्योंकि इनकम डेट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। सेकेंड, कोलेटरल, मतलब अगर इनकम कंपेयर्ड में ज़्यादा नहीं है और नहीं रीपे कर पाएगा तो वैल्यूएबल एसेट्स को कोलेटरल की तरह यूज़ कर सकता है। मतलब ये एक साइकिल है, इंक्रीज इनकम तो इंक्रीज बोरोइंग तो इंक्रीज स्पेंडिंग। एंड क्योंकि वन पर्सन की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम होती है, इसीलिए इंक्रीज इनकम, मोर बोरोइंग, मोर स्पेंडिंग एंड मोर इनकम, और इसी से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है और साइकिल बनती है। मतलब एक ट्रांजैक्शन में तुम्हें उतना ही मिलता है जितना रिटर्न में तुम दे सकते हो। एंड ओवर टाइम लर्निंग, नॉलेज और अपने एफर्ट्स की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। जो हार्ड वर्किंग और इनोवेटिव होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी और लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। जो लेजी होंगे वो पीछे रहेंगे और ये पता चलेगा लॉन्ग रन में। प्रोडक्टिविटी लॉन्ग रन में मैटर करती है बट डेट या क्रेडिट शॉर्ट रन में मैटर करता है क्योंकि प्रोडक्टिविटी लाइन में ज़्यादा चेंज नहीं आता है। टाइम के साथ साथ प्रोडक्टिविटी लाइन से जीडीपी में फ़र्क नहीं आता है। टाइम के साथ डेट कर्व में फ़र्क आता है, डेट के स्विंग में फ़र्क आता है क्योंकि जिस टाइम पर हम डेट लेते हैं हम प्रोडक्शन कम करते हैं और कंजम्पशन ज़्यादा। बट एक टाइम पे ये डेट हमें फोर्स करता है कंज्यूम कम करने के लिए क्योंकि हमें अब रीपेमेंट करना होता है। क्रेडिट या डेट का स्विंग या साइकिल दो फेज में होते हैं। एक 5 से 8 साल लगते हैं, दूसरे को 75 से 100 ईयर्स लगते हैं। पर जब लोग इसे देखते हैं तो इसे साइकिल की तरह नहीं देखते बल्कि अपफ्रंट देखते हैं, डे बाय डे देखते हैं, वीक बाय वीक देखते हैं। इस एपिसोड के इस पार्ट में थोड़ा स्टेप बैक लेकर इन 3 फैक्टर्स को समझेंगे, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं। जैसे पहला हमने डिस्कस किया था कि ये जो लाइन के आसपास के कर्व स्विंग्स है उनसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने हार्डवर्क कितना किया है या आप लेजी कितने थे। इन्हें इससे फ़र्क पड़ता है कि आपने डेट कितना लिया था और आपको चुकाना कितना है। चलो लेट्स इमेजिन एक इकोनॉमी जिसमें क्रेडिट या डेट नहीं है। इस इकोनॉमी में सिर्फ मेरी स्पेंडिंग तभी बढ़ेगी जब मेरी इनकम बढ़ेगी। मतलब मुझे ज़्यादा प्रोडक्टिव होना ही होगा ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए। और क्योंकि मेरी स्पेंडिंग सामने वाले के लिए इनकम है तो इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए सबको प्रोडक्टिव होना होगा और इसीलिए टाइम टू जीडीपी पर एक स्ट्रेट अपवर्ड लाइन होगी। बट क्योंकि ऐसा नहीं है और हम क्रेडिट लेते हैं, हमारे पास साइकिल्स है, स्विंग्स है। और ये सिर्फ इस वजह से है क्योंकि हम आज ही अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए खर्चा कर लेते हैं। आज हमारे पास पैसा कम है पर हम खर्च कर रहे हैं, तो फ्यूचर में जब पैसा होगा तब हम कम खर्च करेंगे क्योंकि तब हमें रीपे करना होगा और इससे एक साइकिल बनती है। और ये एक इंडिविजुअल के साथ पूरी इकोनॉमी में भी ऐसे ही होता है। इसीलिए क्रेडिट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फ्यूचर में होने वाले ट्रांजैक्शंस फिक्स हो जाते हैं। और ऐसे ही क्रेडिट वर्सेस मनी अलग है। मनी से आप एक ट्रांजैक्शन सेटल कर देते हो। जैसे अगर आप एक कोल्ड ड्रिंक काउंटर पर कोल्ड ड्रिंक खरीद रहे हैं कैश में तो ये इमीडिएट सेटलमेंट है। बट अगर आप ये कोल्ड ड्रिंक अपने उधार पर ली है तो इसकी वजह से आपकी लाइबिलिटी साइड में ये डेट क्रिएट हुआ है और उनकी असेट साइड बढ़ी है। मतलब यहाँ फिर क्रेडिट क्रिएट हो गया। अब जब आप इस कोल्ड ड्रिंक का पैसा चुका दोगे तब ये असेट लाइबिलिटी चली जाएगी और ट्रांजैक्शन सेटल हो जाएगा।
रियलिटी ये है कि मोस्ट लोग जिसे मनी बोलते हैं वो एक क्रेडिट है, क्योंकि कंट्रीज का टोटल क्रेडिट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू उनका टोटल मनी। याद है ना, एक इकोनॉमी को क्रेडिट के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, पर एक इकोनॉमी जिसमें क्रेडिट है आप बोरो करके भी स्पेंड कर सकते हो। और इसका रिजल्ट ये है कि इकोनॉमी जिसमें क्रेडिट है उसमें इनकम जल्दी ग्रो करती है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में स्लो हो जाती है। क्रेडिट बुरा नहीं है, ये बुरा तब होता है जब ये रीपे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टीवी खरीदते हो डेट पे तो इससे कुछ इनकम तो आएगी नहीं, बट अगर आप बिजनेस के लिए डेट ले रहे हो तब आप और इनकम जनरेट कर सकते हो। तो अब आप रीपे कर सकते हो और लिविंग स्टैंडर्ड भी अपग्रेड कर सकते हो। मतलब कि एक क्रेडिट वाली इकोनॉमी में हम फ्यूचर इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ए की इनकम 1 लाख है पर ईयर और उसको क्रेडिट मिल सकता है 10,000 तक का, तो वो टोटल स्पेंड कर सकता है 1,10,000, जबकि उसकी इनकम एक्चुअल में 1 लाख ही थी। अब बिकॉज इसकी स्पेंडिंग किसी और की इनकम होगी, इसीलिए अगर सामने वाले की इनकम पूरे साल की 1,10,000 है, से अ पर्सन बी, तो इन्हें क्रेडिट पर मिल सकता है 11,000। तो अब ये स्पेंड कर सकते हैं 1,21,000, जबकि इनकी अर्निंग 1,10,000 ही थी। अब इसकी स्पेंडिंग किसी और की अर्निंग है एंड सो ऑन, ये साइकिल चलता रहेगा। इस ट्रांजैक्शन को फॉलो करके हमने ये प्रोसेस समझ आ रहा है। बट याद है ना, बोरोइंग से स्विंग्स या साइकिल्स या कर्व्स बनते हैं, एंड अगर साइकिल अप है तो उसको नीचे आना ही होगा। इसे हम शॉर्ट टर्म डेट साइकिल में एंटर करते हैं, और जैसे ही इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है हम फर्स्ट फेज ऑफ शॉर्ट टर्म डेट साइकिल देख सकते हैं। स्पेंडिंग इंक्रीज होती है तो प्राइजेस बढ़ते रहते हैं, और इसका एक मात्र वजह क्रेडिट है। जब स्पेंडिंग ऑफ मनी और क्रेडिट द टोटल प्रोड्यूस से ज़्यादा रहेगा तो इंक्रीज हो जाएगी सारी प्राइजेस। जब प्राइजेस राइज होती है तो हम इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। अब आरबीआई को ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं चाहिए, ये देखकर वो अपना इंटरेस्ट का मीटर बढ़ा देते हैं। अब बोरोइंग एक्सपेंसिव हो जाती है तो कम लोग बोरो करते हैं, बोरो कम करते हैं, और बोरोड अमाउंट पर डेट रिपेमेंट ज़्यादा होता है, तो अब लोगों के पास स्पेंड करने के लिए पैसा कम होता है। स्पेंडिंग स्लो हो जाती है, स्पेंडिंग स्लो होती है तो इनकम स्लो हो जाती है। और अगर लोग कम स्पेंड करते हैं पर क्वांटिटी प्रोड्यूस ज़्यादा होती है तो प्राइसेस गिर जाती है, और तब होता है डिफ्लेशन। इकोनॉमिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है और हम फेस करते हैं रिसेशन। अगर रिसेशन सीवियर होता है तो आरबीआई इंटरेस्ट का मीटर कम कर देती है। अब लो इंटरेस्ट रेट में बोरोइंग बढ़ जाती है और डेट रीपे कम हो जाता है, एंड यही एक इकोनॉमिक मशीन है। जब क्रेडिट इजीली मिलता है हम इकोनॉमिक एक्सपेंशन देखते हैं, जब क्रेडिट इजीली नहीं मिलता है हम रिसेशन देखते हैं, और ये 5 से 8 साल की साइकिल डिकेड टू डिकेड चलती रहती है। पर जो टॉप और बॉटम इस साइकिल के हैं उससे नेक्स्ट साइकिल में ग्रोथ होती रहती है, वो टॉप और बॉटम ग्रो करके बनते हैं। क्यों? क्योंकि लोग बोरो ज़्यादा करते हैं, रीपे कम करते हैं, ह्यूमन नेचर यू नो। और इसकी वजह से लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में डेट इनकम से तेज़ी से बढ़ता है, क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म डेट साइकिल। चाहे लोग लोन में डूबे होते हैं, लेंडर और इजीली लोन दे देता है। क्यों? क्योंकि सबको लगता है सही चल रहा है सब कुछ, सब फोकस इस पे करते हैं कि अभी क्या चल रहा है, और अभी क्या चल रहा है, इनकम इंक्रीज हो रही है, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, स्टॉक मार्केट रैली कर रहा है। हम गुड्स, सर्विस और फाइनेंशियल असेट्स का पेमेंट बोरो करके करते हैं। जब ऐसा बहुत होता है तो इससे कहते हैं बबल। सो भले डेट बढ़ रहा है ये तब तक ठीक है जब तक इनकम भी बढ़ रही है। चलो इस डेट टू इनकम रेशियो को डेट बर्डन बुलाते हैं, ये याद रखना। तो इनकम अगर राइज हो रही है तो डेट बर्डन मैनेज हो जाएगा। उसी समय असेट की वैल्यू इंक्रीज, लोग और असेट खरीदते हैं बोरो करके एज इन्वेस्टमेंट्स, तो प्राइजेस और राइज करती है, लोग वेल्दी फील करते हैं, बोरोवर्स की क्रेडिट वर्दीनेस मेंटेन रहती है, बढ़ती जाती है। तो इसीलिए इनकम का इंक्रीज होते रहना और असेट वैल्यू का इंक्रीज होते रहना अच्छा लगता है, भले ही डेट का बर्डन बहुत हो। बट ऑब्वियसली ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है ना। कुछ डेकेड्स में डेट बर्डन बढ़ता जाता है इनकम से ज़्यादा, डेट रीपेमेंट अमाउंट ज़्यादा हो जाता है जिससे लोग कम स्पेंड करते हैं, एंड उससे इनकम कम होती है, लोग कम क्रेडिट वर्दी होते हैं, जिससे अब बोरोइंग कम होती है, एंड इससे साइकिल रिवर्स हो जाती है।
ये लॉन्ग टर्म साइकिल का पिक है। डेट बर्डन बहुत बड़े बन जाते हैं। यूएस, यूरोप और बहुत सारे देशों के लिए ये हुआ था 2008 में। सेम जापान में हुआ था 1989 में और यूएस में 1929 में। अब इकोनॉमी डीलिवरेज स्टार्ट करती है। डीलिवरेजिंग में लोग स्पेंडिंग कट कर लेते हैं, इनकम गिरती है, क्रेडिट डिसअपीयर हो जाता है, एसेट प्राइसेस ड्रॉप हो जाती है, बैंक्स श्रिंक हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, सोशल टेंशन बढ़ जाता है और डेट रीपेमेंट के लिए बोरोवर्स अपनी एसेट बेचना स्टार्ट कर देते हैं। अब ये बहुत सारे लोग मार्केट जाकर एसेट बेचते हैं तो एसेट प्राइसेस कम हो जाती है, फिर सारे मार्केट्स लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट सब कोलैप्स हो जाता है। इससे बोरोवर की क्रेडिट वर्दीनेस और कम हो जाती है। लेस स्पेंडिंग होती है तो लेस इनकम होता है, लेस वेल्थ बनती है, लेस क्रेडिट होता है और लेस बोरोइंग होती है। फिर ये साइकिल स्टार्ट हो जाती है। ये शॉर्ट टर्म डेट साइकिल के रिसेशन जैसा ही है, बट यहाँ डिफरेंस ये है कि इंटरेस्ट रेट को और लो नहीं किया जा सकता है इस दिन को बचाने के लिए। रिसेशन में हमने देखा था लोवरिंग इंटरेस्ट रेट करके बोरोइंग बढ़ गई थी, जबकि डीलेवरेजिंग के टाइम इंटरेस्ट रेट को लो किया ही नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी 0% हिट करने वाला है। 1930 एंड 2008 में यूएस में डीलेवरेजिंग के टाइम पर इंटरेस्ट रेट 0 थे। मतलब डीलेवरेजिंग में डेट बर्डन इतना बड़ा हो जाता है कि लेंडर्स को रियलाइज होता है कि ये पैसा वापस कभी नहीं आएगा। बोरोवर्स पैसा नहीं दे सकते हैं और उनकी कोलेट्रल की वैल्यू भी गिर गई है। उन्हें तो अब डेट चाहिए ही नहीं। लेंडर्स और पैसा नहीं देते हैं, बोरोवर्स और पैसा नहीं लेते हैं। ऐसा समझो कि इकोनॉमी की क्रेडिट वर्दीनेस खत्म हो जाती है, सेम जैसे कि एक इंडिविजुअल की। तो अब डीलेवरेजिंग में क्या क्या होता है? प्रॉब्लम देखो, डेट बर्डन है, उसे कम करके ही कुछ हो सकता है और इसे कम करने के 4 स्टेजेस है जो पास्ट में यूज हुए थे। फर्स्ट है पीपल, बिजनेस, गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग को कट करें। सेकंड, डेट्स रीस्ट्रक्चरिंग करे, डेट को कम करे, डेट को माफ करे। नंबर 3, वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट करे। जिनके पास पैसा ज्यादा है, रिच लोग, उनसे पुअर में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट हो। एंड नंबर 4, आरबीआई मनी प्रिंट करे। सबसे पहले यूजुअली स्पेंडिंग ही कम होती है क्योंकि बोरोवर और डेट नहीं लेता है और पुराने डेट को रीपे करता है, तो डेट बर्डन कम होता हुआ दिखता है। बट एक्चुअल में इसका ऑपोजिट होता है क्योंकि एक की स्पेंडिंग दूसरे की इनकम है, इनकम भी कम होने लगती है और ज़्यादा स्पीड से कम होती है और डेट बर्डन और वर्स हो जाता है। और इसी की वजह से बिजनेस फोर्सफुली कॉस्ट कट करने लगते हैं। मतलब जॉब्स भी कम होती है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जाता है और उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप आती है डेट को कम करना, डेट की रिस्ट्रक्चरिंग करना। बहुत सारे बोरोवर्स लोन रीपे नहीं कर पाते हैं बैंक्स को, तो दूसरे लोगों को लगता है कि हमारा पैसा बैंक नहीं देगी, तो वो अब बैंक में भीड़ लगा देते हैं विड्रॉल्स के लिए। तो अब लोग, बिजनेस और बैंक सब मिलकर डिफॉल्ट करते हैं। ये सीवियर सिचुएशन को बोला जाता है डिप्रेशन। अब लोगों को समझ आता है कि जिसे वो वेल्थ समझ रहे थे वो वेल्थ नहीं है। चलो वापस से वो कोल्ड ड्रिंक शॉप में चलते हैं। जब आपने वहां से क्रेडिट पे कोल्ड ड्रिंक ली थी तो आपने प्रॉमिस किया था उसे रीपे करने का, तो आपकी लाइबिलिटी अगर आप नहीं चुकाते हैं तो उसकी असेट तो वर्थलेस है ना, वो बेसिकली डिसअपीयर हो गई। बहुत सारे लेंडर्स नहीं चाहते कि उनकी असेट्स डिसअपीयर हो जाए, इसीलिए वो अग्री कर जाते हैं डेट को रिस्ट्रक्चर करने के लिए। मतलब लेंडर्स को कम पैसा मिलेगा या टाइम फ्रेम बढ़ा देंगे, लेट पेमेंट मिलेगा या फिर कम इंटरेस्ट पे पेमेंट मिलेगा। लेंडर्स को कुछ नहीं से कुछ तो मिलेगा। इससे डेट तो कम हो गया है पर इससे असेट और इनकम दोनों ही और तेजी से गिरेगी, तो अभी भी डेट बर्डन वर्स हो गया है। स्पेंडिंग कट करने की तरह डेट रिस्ट्रक्चरिंग भी पेनफुल है और डिफ्लेशनरी भी। ये आरबीआई को इम्पैक्ट करता है क्योंकि लो इनकम एंड लेस एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट को कम टैक्स मिलेगा और यूएस में तो उन्हें अनएम्प्लॉयड लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी देना होता है। इंडिया में भी गवर्नमेंट स्पेंडिंग करती है, फ्रीबीज देती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है ऐसे सेगमेंट्स को जिनको खाना भी नहीं मिलता। इससे गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बढ़ जाता है क्योंकि वो स्पेंड ज्यादा करते हैं और टैक्स कम लेते हैं। तो अब ये पैसा फंड करने के लिए गवर्नमेंट या तो टैक्स बढ़ा सकती है या तो बोरो कर सकती है। बट क्योंकि इनकम गिर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, उन्हें पैसा देगा कौन? रिच लोग, क्योंकि गवर्नमेंट को ज़रूरत है और वेल्थ कुछ लोगों के पास सेग्रीगेटेड है। गवर्नमेंट वेल्दी लोगों को और टैक्स करने लग जाते हैं
जिससे रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जो कि थर्ड स्टेज थी। जिसके पास है से जिसके पास नहीं है उसे वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अब जिसके पास नहीं है वो जिनके पास है उससे परेशान होते हैं एंड वाइस वर्सा। और अगर ये डिप्रेशन कंटिन्यू रहा तो सोशल डिसऑर्डर हो सकते हैं, ना सिर्फ विद इन द कंट्रीज बट दूसरे देशों के बीच में भी, स्पेशली जिन्होंने आपस में लेंडिंग या बोरोइंग कर रखी है। इस सिचुएशन से पॉलिटिकल चेंजेस भी आ सकते हैं जो कभी कभी एक्सट्रीम हो सकते हैं। जैसे 1930 में हिटलर पावर में आ गया था, वॉर हो गई थी यूरोप में एंड डिप्रेशन हो गया था यूएस में। प्रेशर बढ़ता रहता है। याद करो, मोस्टली लोगों ने जिसे मनी समझा था वो क्रेडिट था। तो अब जब क्रेडिट गायब होता है, लोगों के पास इनफ मनी नहीं है, लोग मनी के लिए डेस्परेट है। एंड इसी से हम अपनी फोर्थ स्टेज पे चले जाते हैं, आरबीआई प्रिंट्स मनी। क्योंकि इंटरेस्ट ऑलरेडी जीरो है, अब दूसरा ऑप्शन आरबीआई के पास है मनी प्रिंट करना। जहाँ कटिंग, स्पेंडिंग एंड डेट रीस्ट्रक्चरिंग डिफ्लेशनरी है, वहीं प्रिंटिंग मनी इज इन्फ्लेशनरी। तो वो अब प्रिंट करके उसे यूज करती है फाइनेंशियल असेट्स खरीदने के लिए और गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदने के लिए। ग्रेट डिप्रेशन में यूएस में ऐसा ही हुआ था, 2008 में भी ऐसा ही हुआ था। इससे अब असेट प्राइसेस फिर से बढ़ती है, जिससे क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ती है। हाँ, जिनके पास असेट होती है उन्हें ही फायदा होता है। देखो, आरबीआई मनी प्रिंट करके सिर्फ फाइनेंशियल असेट्स खरीद सकती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट गुड्स या सर्विस भी खरीद सकती है, पर वो मनी प्रिंट नहीं कर सकती। इसीलिए आरबीआई और सेंट्रल गवर्नमेंट का आपस में कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आरबीआई बॉन्ड्स खरीदती है सेंट्रल गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट को मनी लेंड करती है, और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डेफिसिट पर भी स्पेंडिंग करने का वे आउट मिल जाता है। अब इन पैसों से सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रीबीज बांटकर और गुड्स एंड सर्विसेज खरीद कर लोगों की इनकम बढ़ा देती है और साथ ही खुद पर डेट भी। पर इस इकोनॉमी का टोटल डेट बर्डन कम हो जाता है। ये काफी रिस्की है। पॉलिसी मेकर्स को बैलेंस करना होगा इन 4 वेज में, 4 स्टेजेस में। डिफ्लेशन को इन्फ्लेशन से बैलेंस करना, अगर सही बैलेंस हुआ तो ब्यूटीफुल डीलेवरेजिंग होगी। देखो, डीलेवरेजिंग अगली भी हो सकती है एंड ब्यूटीफुल भी। कैसे हो सकती है ब्यूटीफुल? दो डीलेवरेजिंग एक डिफिकल्ट सिचुएशन है, बट इस डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना ही ब्यूटीफुल होगा। इसमें डेट ज्यादा डिक्रीज होता है रिलेटिव टू इनकम, इकोनॉमिक ग्रोथ पॉजिटिव हो जाती है, इन्फ्लेशन प्रॉब्लम्स नहीं होती है क्योंकि राइट बैलेंस में होती है। वो 4 तरीकों का सही बैलेंस, पीपल कटिंग द स्पेंडिंग्स, डेट रीस्ट्रक्चरिंग, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, आरबीआई प्रिंटिंग द मनी। लोग पूछेंगे कि मनी प्रिंट करने से तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा अगर वो ऑफसेट कर देगा जो डेट गिर रहा था उससे, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था, स्पेंडिंग इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि मनी से पे करो या क्रेडिट से, उसका प्राइस पे इम्पैक्ट सेम रहेगा। मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट ने क्रेडिट जो कम हुआ था उसका ऑफसेट कर दिया है बाय मनी। इकोनॉमी को पंप करने के लिए ना सिर्फ इनकम की ग्रोथ को बढ़ाना चाहिए, बट इनकम के रेट ऑफ ग्रोथ डेट के रेट ऑफ ग्रोथ से भी बढ़ना चाहिए। मतलब इनकम को डेट से ज्यादा तेज ग्रो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक कंट्री जो डीलेवरेजिंग फेज में है, उनका डेट टू इनकम रेशियो 1:1 है, मतलब डेट इनकम के बराबर है। अब इस डेट पे इंटरेस्ट रेट है सपोज 2%, और अगर इनकम पे सिर्फ 1% से ग्रो कर रहा है तो मतलब डेट कभी रिड्यूस नहीं होगा। इनफ नोट प्रिंट होना चाहिए जिससे रेट ऑफ ग्रोथ ऑन इनकम हायर है रेट ऑफ डेट से। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतना प्रिंट कर लो कि टॉलरेंस लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन चला जाए। 1920s में जर्मनी ने ऐसा ही किया था। रिमेंबर राइट बैलेंस। अगर पॉलिसी मेकर्स वो बैलेंस ले आए तो ग्रोथ चाहे स्लो होगी बट डेट बर्डन रिड्यूस हो जाता है, और ये एक ब्यूटीफुल डीलेवरेजिंग है। अब जब इनकम बढ़ेगी, बोरोवर्स ज्यादा क्रेडिट वर्दी लगेंगे, अब लेंडर्स फिर से लोन देने लगेंगे, फिर से वो इकोनॉमिक ग्रोथ साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, जिससे रिफ्लेशन फेज आ जाएगा लॉन्ग टर्म डेट साइकिल का। इसमें रफली 1 डेकेड लगता है डेट को रिड्यूस होने में एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज को नॉर्मल होने में। इसीलिए इसे कहा जाता है द लॉस्ट डेकेड। पार्टिंग वर्ड्स ये है कि ऑफकोर्स इकोनॉमी इस टेम्पलेट से ज़्यादा डिफिकल्ट है, फिर भी अगर शॉर्ट टर्म डेट साइकिल को लॉन्ग टर्म डेट साइकिल पर प्लेस कर दो और फिर उन दोनों को प्रोडक्टिविटी ग्रोथ लाइन पर रख दो, तो ये एक बेटर टेम्पलेट है ये देखने के लिए कि हम कहाँ थे, अब कहाँ है और यहाँ से कहाँ जाएंगे। सो समरी में ऑथर ने, क्रिएटर ने हमें 3 थंब रूल दिए हैं। फर्स्ट, डेट को इनकम से ज़्यादा मत बढ़ने दो। नंबर 2, इनकम को प्रोडक्टिविटी से ज़्यादा मत बढ़ने दो। एंड नंबर 3,
प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए जो कर सकते हो वो सब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। अगर कोई भी सजेशन या कंफ्यूजन है तो कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना। ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट एंड मनी को बेटर हैंडल करने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।